पहले पहले आदमी आए या औरत। ठीक उसी तरह यह सवाल है कि पहले अंडा आई या मुर्गी। लेकिन इन दिनों डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी है डिम्पल यादव। अब डिम्पल यादव को बताया जाता है कि यह उत्तराखंड की रहने वाली हैं और राजपूत हैं। इनकी शादी अखिलेश यादव के साथ हो गई है, इसलिए इन्हें डिम्पल यादव कहा जा रहा है। लेकिन अब उस पर मत जाइए। डिम्पल यादव ने एक सवाल किया है, सवाल किया ही नहीं है, सवाल करते हुए उत्तर दे दिया है। उन्होंने कहा कि पहले भगवान ने पुरुष को बनाया होगा, यानी आदमी को बनाया होगा, इसलिए भगवान से तमाम तरह की गलतियां हो गई और पुलिस और पुरुष गलतियों का भंडार है। लेकिन ईश्वर ने बाद में औरत बनाया, इसलिए औरत काफ़ी संवेदनशील होती है, उनमें कोई त्रुटि नहीं होती, औरतें परिपूर्ण होती हैं। डिम्पल यादव के अनुसार भगवान ने पहले पुरुष बनाया, फिर औरत बनाया। पहले पुरुष बनाया, इसलिए प्रथम निर्माण में भगवान से तमाम गलतियां हुई, उसी के परिणाम पुरुष हैं। और द्वितीय निर्माण भगवान ने औरतों का किया, इसीलिए औरतों में कोई गलतियां नहीं हैं। अब डिम्पल यादव का यह कहना सही है या गलत है, यह कोई विषय नहीं है, लेकिन एक धारणा है जो उन्होंने सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अब इस पर तमाम बहसबाज तमाम तरह की बहसें कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी गुंजाइश है इसमें। ठीक उसी तरह जिस तरह की पहले अंडा आया या मुर्गी आई, लेकिन इसमें भी आज तक यह तय नहीं हो पाया कि पहले अंडा आया या मुर्गी आया। ठीक इसी तरह यह भी तय नहीं हो पाएगा कि पहले भगवान ने या सृष्टि ने या यह पूरी जो जीव विज्ञान की जो थ्योरी है उसमें पहले कौन बना, पहले स्त्री बना या पुरुष बना या शुक्राणु बने। अब जो भी है, इसमें हर धर्मों में हर जगह अलग अलग व्याख्याएं हैं। वही विज्ञान, जीव विज्ञान की अलग अलग व्याख्याएं हैं, लेकिन इसमें सही क्या है, यह सर्वथा एक सही जवाब नहीं दिया जा सकता। ठीक उसी तरह जिस तरह की पहले अंडा आई या मुर्गी, पहले पुरुष आए या स्त्री। अब यह कोई विवाद का विषय नहीं होते हुए भी एक शोचनीय प्रश्न है। फिलहाल डिम्पल यादव का वह वक्तव्य 1 मिनट का सुन लीजिए। और अगर हम इस डिस्कशन में आए कि पहले पुरुष आए या महिलाएं आई, भगवान ने किसको बनाया होगा, तो निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि पुरुषों को ही पहले बनाया होगा, क्योंकि पहली बार गाने में थोड़ी गलती रह जाती है। लेकिन दूसरी बार भगवान ने महिलाएं बनाई हैं और जो कैपेबिलिटी महिलाओं को दी है और जिस तरह से वो अपने पहली बार तो परिवार में जन्म लेती हैं और फिर वो दूसरे परिवार में जाके पूरे परिवार को संभालती हैं। और अगर वो प्रोफेशन में आ जाए तो परिवार को संभालने के साथ वो अपने सपनों को भी पूरा करती हैं कहीं ना कहीं। और अगर हम इस डिस्कशन में आए कि पहले अब आप इस पर तर्क वितर्क करते रहिए। तमाम समय है आपके पास, सबके पास, और इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल डिम्पल यादव का जो विचार है वह लोगों ने सुना, महिलाओं ने सुना और खूब तालियां बजाई। डिम्पल यादव एक राजनीतिक परिवार में शादी उनका हुआ है। अब वह राजपूत हैं नहीं हैं, लेकिन इस समय डिम्पल यादव कही जा रही हैं और सांसद भी हैं अपने देश की एक परंपरा है जो चल रही है इधर आज़ादी के बाद, कि लोगों ने राजनीतिक पार्टियां बनानी शुरू कर दी। जैसे राजनीतिक पार्टियां
उसी तरह काम करती हैं जैसे किसी का घराना कोई फैक्ट्री निर्माण करता है और उसकी कई पीढ़ियां उस फैक्ट्री में काम करती रहती हैं। इसी तरह यही आरोप भाजपा वाले लोगों पर लगाते हैं, जबकि भाजपा पार्टी में भी ऐसे राजनीतिक परिवार हैं जिनकी रोजी रोटी इसी राजनीति से चलती है। पूरी भारतीय राजनीति पारिवारिक राजनीति में बदल चुकी है। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा कोई अछूता इससे नहीं है। सब लोग एक तरह से पार्टियां जागीर जनता की सेवा करने की अपने ऊपर जिम्मेदारी स्वयं रूप से ओढ़ लिए हैं और अपने कुछ लोगों को आगे करके जनता का असली सेवक बताते हैं। उसी तरह की तमाम पार्टियों के बीच डिम्पल यादव का यह बयान बहुत मायने नहीं रखता। एक संवेदनशील व्यक्ति के लिए, एक गंभीर व्यक्ति के लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन एक सतही सोच की जो राजनीति में परंपरा है उसके लिए बहुत मायने रखता है। ठीक उसी तरह जैसे कुणाल कामरा एक व्यंग्यकार है, उन्होंने बगैर नाम लिए कोई व्यंग कह दिया। देश की बेरोजगारी और तमाम तरह की समस्याओं को उठाते हुए देश को कंगाली की तरफ ले जाने वाले विधा का वर्णन किया। तो एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, शिवसेना में थे, अपनी पार्टी तोड़कर एक अपना शिवसेना बनाए, फिर मुख्यमंत्री बने और अब छोटे वाले मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उनके समर्थकों को लगा कि यह शिंदे का अपमान हो गया और खुद शिंदे ने कहा है कि व्यंग को उतना एक सीमा होनी चाहिए। अब पत्रकारिता, आलोचना, व्यंग की भी एक सीमा होनी चाहिए। यह ठीक उसी तरह एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं जिस तरह कांग्रेस कभी सत्ता के इर्द गिर्द घूमती थी तो व्यंग पत्रकारों के लिए, एक आलोचना के लिए एक सीमा खींचना चाहती थी। ठीक वही बात आज भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टियों में आ गई है। वह आलोचना के लिए, व्यंग के लिए, पत्रकारिता के लिए भी एक सीमा खींचना चाहती थी कि सीमा खींचना चाहती है राजनीतिक पार्टियां। तो यह साबित हो चुका कि सत्ता को आलोचना बर्दाश्त नहीं होती। वह सत्ता का रूप चाहे जिसका हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, सत्ता वाले सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। सत्ता अपनी आलोचना स्वीकार नहीं कर पाती। तमाम तरह की आलोचनाएं कामरा की जा रही हैं सत्तारूढ़ पार्टियों द्वारा, लेकिन उसी तरह कामरा को समर्थन भी मिल रहा है जनतांत्रिक व्यवस्था के तहत। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आलोचना लोकतंत्र, जनतंत्र की आत्मा है, लेकिन प्रधानमंत्री की यह बात सिर्फ भाषणों में अच्छी लगती है। क्रियान्वयन के रूप में यह भाजपा की सरकार, शिंदे की सरकार या देवेंद्र फडणवीस की सरकार या योगी आदित्यनाथ की सरकार या नीतीश कुमार की सरकार या तूणमूल की सरकार, कोई भी सरकार अपनी आलोचना कार्य रूप में सुनने के लिए तैयार नहीं है। एकदम यह सत्य है, लोकतंत्र है नहीं है। यह कुणाल कामरा का व्यंग और उसका विरोध बताता है। आप कुणाल कामरा के यूट्यूब पर जाकर उनका पूरा वीडियो देखिए, उसमें देश की समस्याएं ही उन्होंने उठाई है। जो हो रहा है वही चीज उन्होंने कहा है। जो आज एलन मस्क का गर्व बोलता है वही चीज कामरा ने कहा है, कोई अलग नहीं कहा है। बल्कि कामरा ने तो नाम में ही नहीं लिया है, लेकिन हम समझ गए कि यह किसको कह रहे हैं, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका। सत्तारूढ़ पार्टियों के पास ठीक उसी चोर की तरह दाढ़ी में तिनका होता है। जो एक चोर अपने
जो आप कोई नाम लीजिए तो वह तिनका को खुजलाने लगता है। आप कोई भी नाम लीजिए, सत्तारूढ़ पार्टी को लगेगा कि यह हमारे खिलाफ बोल रहा है। आप नाम मत लीजिए, तब भी सत्तारूढ़ पार्टी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लोकतंत्र की यह हालत कैसे हुई? निश्चित तौर पर लोकतंत्र की इस हालत के लिए जिम्मेदार आम जनता है। आम जनता जो हम और आप हैं, जो हम अपनी जगह रहते हैं, आप अपनी जगह रहते हैं। कोई भारत के साथ, कोई देश के साथ जनता नहीं रहती। जनता अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारती है और ऐसे नेताओं, ऐसे वक्तव्यों को प्रश्रय देती है। उसी का नतीजा है कि आलोचना जब हुआ, आप नाम मत लीजिए, लेकिन जो चोर की दाढ़ी में तिनका गड़ेगा और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। अब चोर को चोर कहना ही आलोचना है, देशद्रोह है और तमाम जो कानून के विपरीत धाराएं हैं वह हैं। आप आलोचना मत करिए, इनको बर्दाश्त करिए, लेकिन लोकतंत्र की दोषी, इस हालत के लिए दोषी जनता ही इनको पुनः पायदान पर लाते हुए कहीं न कहीं से अच्छे लोग और अच्छी पार्टियां खोज कर लाएगी। फिलहाल इसकी उम्मीद अभी 1 दशक तक दिखती नहीं है।